हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही खास मर्ज के बारे में जो कि इस जमाने में बहुत आम हो गया है। OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस प्रॉब्लम को हम पहले मॉडर्न मेडिकल साइंस के नजरिए से जानेंगे, उसके बाद हम यूनानी नजरिया जानेंगे, चूंकि अल्टीमेटली हमें यूनानी नजरिया जानना है और यूनानी नजरिए से ही इसका को डील करना है। लेकिन कंपैरिजन के लिए, इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें मॉडर्न मेडिकल साइंस को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर पहले के ज़माने के मुकाबले में ज़्यादा तरक्की हुई है और इन अमराज को ज़्यादा क्लासीफाई किया गया है, इनके दर्जात बनाए गए हैं, दर्जाबंदी की गई है, इनको क्लासिफिकेशन हुआ है और आम भाषा में कहें तो एक ही मर्ज को, एक ही बात को बहुत बारीकी से बांटा गया है, अलग अलग तकसीम किया गया है। तो हम बात कर रहे हैं OCD की। OCD एक ऐसा दिमागी मर्ज है जिसमें मरीज किसी काम को बार बार करने पर मजबूर होता है और वो वहम और शक और फिक्र में मुब्तला रहता है। ये बहुत ही सिंपल सी और शॉर्ट सी डेफिनेशन है। OCD की जो आम सिम्टम्स हैं, आम अलामात हैं, वो तो यही होती हैं कि OCD का मरीज वहम का शिकार हो जाता है, शक करता है, शुबा करता है, डरता है, खौफजदा रहता है, वो हर वक्त फिक्र करता रहता है और किसी भी काम को वो बार बार करता है। ये एहतियात का एक एक्सेसिव शक्ल है, ज्यादती है। इसी काम को कोई शख्स जब दो बार करता है, रिव्यू करता है, नजर सानी करता है, तो हम इसको एहतियात कहते हैं। दोबारा देखता है, दोबारा चेक करता है। आप ताला लगाते हैं और ताला लगाकर एक बार और हाथ से देख लेते हैं तो ठीक है, ये आपका एहतियात है। लेकिन इसी बात को आप बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं और श्योर नहीं हो पाते हैं, श्योर होना चाहते हैं, तो ये ऑब्सेशन है। तो इसी तरह से और कोई भी काम, जब आप किसी तरह का गंदगी से, जरासीम से डरते हैं, तो उसका खौफ करते हैं, तो आप बार बार हाथ धोते हैं, हाथ धो के सफाई का बड़ा ध्यान रखते हैं। तो ये इस तरह की अलामात OCD में पाई जाती हैं। OCD में ऑब्सेशन और कंपल्सन दोनों एक साथ हो सकते हैं, या किसी में एक चीज और किसी में दूसरी चीज हो सकती है। OCD में ये जो बातें हैं, ये तो इसके अलग खास अलामात हैं ही, लेकिन जो हम एक खास यहाँ पर एक स्टडी करेंगे, जो एक कंपैरिजन करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ नुक्तों पे ख़ास बात करें। देखिए, मॉडर्न साइंस को मैं नुक्ते लिख कर लाया हूँ, इसीलिए मॉडर्न साइंस ने जो इसके बारे में रिसर्च की है, उसके बाद जो कहा है कि इन अलामात के अलावा जो अभी हमने बयान की, ये अलामात भी हो सकती हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है, यहीं से समझ शुरू होती है। यहाँ पर लफ्ज़ हो सकती है इस्तेमाल किया गया है, यानी कि मैं भी हो सकती हैं। हो सकती है का मतलब यह हुआ कि ये किसी मरीज में हो सकती हैं और किसी में नहीं हो सकती हैं। और इसका दूसरा मतलब, जब हम इसको थोड़ा और खुलासा करें, तो ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर हमने 50 मरीज देखे हैं, तो उसमें से 10 मरीजों को एक बात थी, 10 को दूसरी थी और 5 को तीसरी थी और 7 को चौथी थी। ऐसी बातें, चूंकि ये जितनी भी अलामतें मैं अभी बयान करने वाला हूं, ये होती तो हैं, लेकिन सबके अंदर सब अलामत पाई जाए ऐसा नहीं होता। किसी के अंदर कुछ अलामत पाई जाती हैं, किसी के अंदर कुछ अलामत पाई जाती हैं, लेकिन होता वो OCD का ही केस है। ऐसा क्यों? जबकि अलामत अगर है तो सबके सब पाई जानी चाहिए, लेकिन अलग अलग पाई जाती हैं। तो इसकी वजह क्या है? यहाँ पर लफ्ज हो सकती है इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि कुछ पेशेंट्स में कुछ बातें सामने आती हैं, कुछ में कुछ सामने आती हैं। इसी बात को अगर हम अब यूनानी नजरिए से देखें, इस चीज को कंपेयर करें, तो देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट लिया गया है, ये कंपल्सिव बिहेवियर, यानी कि इसका मरीज किसी काम को बार बार करता है, चाहे वो हाथ धोने का काम हो, कपड़े साफ करने का काम हो, या किसी जगह को चेक करने का काम हो, तो ये पेशेंट बार बार करता है इस काम को। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो
हो सकती है वाली बात है, कंपल्सिव बिहेवियर आता है। यानी कि ओसीडी का मरीज किसी काम को करने पे मजबूर होता है, बार बार वो उस काम को करता है, चाहे वो हाथ धोने का काम हो, चाहे कपड़े साफ करने का काम हो, चाहे कोई किसी जगह की देखभाल करने का काम हो, या कोई वर्शिप करने का काम हो, ज्यादा से ज्यादा करने लगता है। तो ये एक सिम्टम उस मरीज में हो सकता है। तो ये सिम्टम जिस मरीज में होगा उसको हम सफरावी जो सौदा, चूंकि ये मर्ज सौदा भी मानते हैं हम, देखिए, यानी कि ये सौदा सफरा से जलने के बाद बना है, उस तरह के मरीज जो होते हैं। आगे आपको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, फिलहाल कोशिश करिए। देखिए, तो जिस मरीज को सफरा से सौदा बना है उस मरीज के अंदर ये अलामत ज्यादा पाई जाएगी। दूसरा, एजिटेशन यानी तहरीक, यानी कि इज़्तिराब या एंग्जाइटी या बेचैनी होती है। मरीज खुद भी बेचैन रहता है, दूसरों को भी बेचैन करता है, और एक तहरीक, एक एक्टिविटी पाई जाती है, चाहे वो चलने लगे, इधर से उधर जाए, बेचैन रहे, या किसी चीज को हिलाने लगे, बार बार किताब को पन्ने पलटने लगे, या किसी पानी को हिलाने लगे, शरबत को हिलाने लगे, या किसी भी चीज को कुछ करने लगे, चाबियां को बजाने लगे। उसके अंदर इज़्तिराब, बेचैनी, तहरीक और एक एंग्जाइटी या एजिटेशन पाया जाता है। ये भी सफरावी सौदा की अलामत है। एक कंपल्सिव होर्डिंग ये भी पाई जा सकती है, कुछ मरीजों में ये पाई जाती है। यानी कि उस मरीज की आदत होती है कि कुछ बेजा और बेकार चीज़ों को जमा करके रखना। वो ऐसी बेकार चीज़ों को अपने घर में जमाता रहता है, रोकता रहता है, होर्डिंग करता है, जो उसके फायदे की नहीं है, बेकार है, लेकिन वो उनको जमा कर रखना चाहता है और उससे उनको जुदा नहीं करना चाहता। तो ये जो ऐसा मरीज है, ये बलगम के मिजाज का मरीज होता है। एक अलामत और पाई जा सकती है हाइपर विजिलेंस, यानी कि बहुत ज्यादा सतर्कता, अति सतर्कता। तो ऐसा पेशेंट दमवी सौदा का मरीज होता है यूनानी नजरिए से। ऐसा मरीज अक्सर खुश रहता है, और इसकी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो या तो इसको एपिस्टेक्सिस नक्सीर बहुत हो रही होगी, फीमेल अगर है तो उसको कसरत तम्स या मेनोरेजिया बहुत रहा होगा, या कहीं ब्लड डोनेशन बहुत किया गया होगा, या ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको पास्ट हिस्ट्री में पाई जाएगी। पांचवें नंबर की जो सिम्टम है वो इम्पल्सिव, यानी कि वो बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लेता है, किसी भी तरह का कदम हो जो जिसका अंजाम कुछ भी हो, ऐसे ये एक सफरावी मिजाज की अलामत है। एक अलामत और होती है जिसमें कि कोई भी शख्स बिल्कुल बेकार के जो लफ्ज़ हैं, मीनिंगलेस वर्ड्स को बार बार दोहराता रहता है, उनको रिपीट करता रहता है, और जिनके अपन ज़्यादा अगर थोड़ा सा क्लियर करें तो ये कहें कि बड़बड़ाता रहता, बेकार की बातें करता रहता, बेमतलब की बात, बेमानी की बात। तो ऐसा जो मरीज़ होता है वो सफरावी मिजाज का होता है। और जैसा कि कहा, रिपीटेटिव हलचल, बहुत ही हलचल मचा के रखता है, वो भी सफरावी मिजाज का होता है। और रिचुअल बिहेवियर, यानी कि कुछ रस्म जो होती हैं उनको निभाने का बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सलीक़ेमंद और संस्कारी बन जाता है। तो ऐसा मरीज़ जो है बलगमी मिजाज का होता है। बलगम की वजह से होने वाले ओसीडी में ये अलामत पाई जाती है। एक अलामत ये होती है कि पेशेंट हर वक्त डरा हुआ रहता है, दहशत में रहता है, पैनिक अटैक्स आते हैं। ये सौदा में होता है। किसी किसी में डिप्रेशन पाया जाता है, ये भी सौदा में होता है। किसी खास खाने से बचता है और डरावने ख्वाब आते हैं, पिछले ज़माने के बारे में सोचता है, ये भी सौदा में होता है। यानी कि यहाँ पर हमने ये जो 11 पॉइंट्स देखे,
जो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने हो सकता है कि ज़ुमरे में रखे हैं कि ये अलामात भी हो सकती हैं, जिनको हमने देखा, सोचा, समझा, इनका तकाबला किया, कंपैरिजन किया, मवाजना किया, तो पाया कि हम जो कहते हैं, हमने जो इसका तकासमा किया है, हमने जो इसको बांटा है खिल्त के मुताबिक, सौदा सफरा बलगम खून के हिसाब से, तो वो इस तरह से होता है। लेकिन चूंकि मॉडर्न साइंस में खिल्त का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसलिए वो उसको उस तरह से कहते हैं। और वहाँ पे एक बात मिसिंग है, यही कि एक शख्स में ये अलामत पाई जा रही है, दूसरे में वो अलामत पाई जा रही है, जबकि वो भी ओसीडी का है, वो भी ओसीडी का है। उसकी वजह यही है, और हर मर्ज में होता है ऐसा कि हर शख्स का मिजाज अलग तरह का होता है, लेकिन दूसरे मिजाज वाले में भी ये बीमारी जब होगी तो उसकी अलामत थोड़ी सी अलग होंगी। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि सफरा का मिजाज वाले मरीज ज़्यादा हैं इसमें। उसकी वजह यही है कि इसको जो ये एक असल में यूनानी में जो है माली खोलिया का एक हिस्सा है। इस डिजीज़ को हम माली खोलिया के अंडर में ही बयान करते हैं और उसी के अंडर में इसको ट्रीट करते हैं। उसके बिहेवियर के हिसाब से, उसके पैटर्न के हिसाब से थोड़ा सा उसको अलग कर लेते हैं, लेकिन ये उसी के अंडर में आता है। चूंकि हम इस मर्ज को ये मानते हैं कि ये जो काली खिल्त है, जो सफरा के जलने से पैदा हुई है, ऐसा ज्यादा होता है, इसलिए इसका नाम ये रख दिया। अब चारों खिल्त के नाम पे नाम नहीं रखा जा सकता था, इसलिए जो ज्यादा होता है उसका नाम रख दिया। और यहाँ भी आपने देखा होगा कि हमने देखा कि ज्यादातर केसेस सफरा की वजह का सौदा बनने की वजह से होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखने की है। ओसीडी के होने की जो ज़्यादातर अलामात हैं वो बचपन में ही नज़र आ जाती हैं, क्योंकि मॉडर्न साइंस उसके बारे में अपना जो भी दलील देती है, लेकिन यूनानी नज़रिए से हम बात करें तो जो बचपन से बुलूग का ज़माना, बढ़ने का ज़माना होता है, वो ज़माना होता है जबकि कोई भी बच्चा जवान हो रहा होता है और अपना उसका जो मिजाज है वो मुकम्मल हो रहा होता है, उसको अपना मिजाज हासिल करना होता है। तो उस वक्त जो मिजाज होता है उसमें अगर किसी भी वजह से एहतराक हो जाए तो फिर उसको ये जो ओसीडी है वो हो जाती है, और फिर उसमें उसी मिजाज के हिसाब की अलामत आएंगी। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि ये बचपन में ही हो, ये 20, 30 और 40 साल तक भी हो सकती है ये प्रॉब्लम। इसी बात को मैंने दूसरे पॉइंट्स भी लिखे हैं जो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने ही इन पे काम किया है। हालांकि यहाँ पर 5 चीज़ों को बताया जाता है, जबकि वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन बहरहाल वो इस पे काम चल रहा है और देख रहे हैं। तो हम इसको अगर हमारी खिल्त के हिसाब से तकसीम करें और देखें तो समझ में आएगा कि हम जो कह रहे हैं सदियों से, उसकी मानी क्या है। एक जो पहले नंबर का है, गंदगी से डरता है, जरासीम से डरता है, यानी कि वो बार बार हाथ धोता है या कपड़े साफ करता है, एक बात ये पाई जाती है। दूसरी बात, खौफ ज़्यादा रहता है, हमेशा शक करता है जिंदगी के हर मामले में। तीसरा, चीज़ों को सलीके से जमाता है। चौथा, इज़्तिराब रहता है, बेचैनी रहती है, एजिटेशन रहता है, एंग्जाइटी रहती है। पांचवा, बिला वजह के ख्याल आते हैं, चाहे वो सेक्सुअल हो या रिलीफ हो, के अपनी नाकामी के उस चीज़ का डर रहता है, सेक्सुअल ज़िंदगी को लेकर, सेक्सुअल एक्शन को लेकर, एक्टिविटी को लेकर कि यहाँ मैं कामयाब नहीं हो पाऊँगा, वो ये काम करने से डरता है और पहले से ही अपने आप को डिफीटेड या फेल्योर मान के चलता है। इसी तरह से मज़हब में उसको बहुत ज़्यादा डर होता है, तो वो मजहबी जो रिचुअल्स हैं उनको करने लगता है। तो इन चीज़ों को भी अगर हम देखेंगे तो ये भी खिल्त के ज़ुमरे में आती हैं। अभी तक हमने जो इसको समझा और कंपैरिजन किया वो मॉडर्न मेडिकल साइंस की रिसर्चेस को और उनकी समझ को समझते हुए यूनानी को हमने कंपेयर किया। लेकिन हम प्योरली यूनानी के नज़रिए को अगर अब हम जाने, चूँकि हमें इसको जानना ज़रूरी है, तो हम ये देखेंगे कि यूनानी जो इसके बारे में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, बल्कि कहना चाहिए 2 लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, एक गुमान और एक फ़िक्र।
अगर हम फिक्र और गुमान को समझ जाते हैं तो इस मर्ज को भी समझ जाएंगे। यूनानी का नजरिया ये कहता है कि ओसीडी के मरीज, ओसीडी मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं अब यहां पर यूनानी के लिहाज से, ताकि हालांकि यूनानी का लफ्ज़ ये नहीं है, लेकिन मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि हमारे आज के फिजिशियंस जो है इस बात को समझ सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। तो ओसीडी के मरीज का गुमान और फिक्र में फसाद आ जाता है। यूनानी नजरिए के मुताबिक ओसीडी का जो मरीज होता है उसका गुमान और फिक्र बिगड़ जाता है। तो देखिए, अब हम समझते हैं गुमान को। ये गुमान क्या है? गुमान के मानी होते हैं अंदाजा, कयास या एक ख्याल करना, जन जिसको कहते हैं। अब किसी शख्स का अगर कयास और अंदाजा बिगड़ गया है, यानी कि ये कयास वो होता है जो आप किसी भी चीज के बारे में लगाते हैं, अपनी राय रखते हैं। ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, ये घर अच्छा है, ये घर बुरा है, ये कपड़ा अच्छा है, वो कपड़ा बुरा है, या ये पानी अच्छा है या बुरा है, किसी के बारे में। या वो आ रहा है तो मुझसे हंस के मिलेगा, वो आ रहा है तो मुझे कुछ बुरा बोलेगा। ऐसा हर अंदाजा, हर बात के बारे में अपना एक कयास होता है, एक अंदाजा होता है। जिंदगी भर हर बात को लेकर आपका अनजाने में ही एक कयास, एक गुमान आपके अंदर होता है, अचेतन अवस्था में जो काम करता रहता है। अब जब उसमें फसाद पैदा हो गया, बिगाड़ पैदा हो गया है, तो आप वो हर चीज को आपको बुरी, खराब, गलत नजर आने लगती है। और आप चूंकि आपका जन बिगड़ गया है तो आप बदजन हो गए हैं, गुमान बिगड़ गया है तो आप बदगुमान हो गए हैं, आपकी राय बिगड़ गई है तो आप बुरी राय रखते हैं। तो अब जब आप बुरी राय रखते हैं तो ये जो कंपल्सिव डिसऑर्डर है किसी के बारे में भी, ये आपके गुमान के बिगड़ने से पैदा होता है। और आपका गुमान बिगड़ता है, वो जो भी आपका मिजाज है उसके हिसाब से, जो चूंकि इसको देखिए मॉडर्न साइंस ने भी कहा है कि ये 3 तरह से हो सकता है। एक तो ये है कि दिमागी जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, उसमें कहीं कोई पैदाइशी तौर पर खराबी हो, जिसकी की रिसर्च चल रही है। हालांकि कुछ स्ट्रक्चर में डिफेक्ट देखे गए हैं, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये इसी वजह से होता है। बहरहाल इसको छोड़ते हैं। दूसरा होता है केमिकल सीक्रेशंस की वजह से, जिसको कि हम खिल्त कहते हैं, जो कि असली वजह है। तीसरा, कोई किसी तरह का सदमा लग जाना, एक अचानक किसी को कोई सदमा लग जाए, शौक लग जाए, तो उसकी वजह से। वहां पे भी हम ये मानते हैं कि चूंकि ज़ौफ़े दिमाग और ज़ौफ़े दिल है, इसलिए ये सदमा उसको ऐसा असर कर गया, तो हम वहां पर उस चीज को ठीक करेंगे। बहरहाल, तो ये जो कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये इसी वजह से हुआ कि उसका जो गुमान है, उसका जो कयास है, वो बिगड़ गया है। तो जब गुमान बिगड़ गया है तो जाहिर सी बात है वो किसी भी चीज को बार बार करता है। उसका गुमान ये हो गया है कि जरासीम ज्यादा है तो ज्यादा हाथ धोता है, उसका गुमान है कि ताला छूट गया है, खुला छूट गया है, तो बार बार लगाने की कोशिश करता ही होता है। अब हम दूसरा लफ्ज है फिक्र। फिक्र के बहुत सारे मानी हैं। फिक्र के आमतौर से मानी एंग्जाइटी या परेशानी के लिए जाते हैं, सोच विचार के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फिक्र के सही माने हैं वो ये हैं कि गहरी नजर, यानी कि आपकी जिंदगी भर अपने और अपने आसपास के मामले में एक गहरी नजर रहती है, अनजाने में ही, कि तब आप उसके बारे में एक फैसला करते रहते हैं हर चीज के बारे में। क्या फायदे की चीज है, क्या नुकसान की चीज है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या किस चीज से मुझे नुकसान हो सकता है, किससे नहीं नुकसान हो सकता है। ये मैं मकान के अंदर रहता हूं तो इसकी छत गिर जाएगी कि नहीं गिर जाएगी, ये मेरी नजर है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दिख रही है। लेकिन जब किसी भी पेशेंट का फिक्र में फसाद पैदा हो जाता है, उसकी नजर सोचने वाली कमजोर हो जाती है या बिगड़ जाती है, तो वो हर वक्त बुरी बातें सोचता रहता है। वहां पर यह था कि वो अमल कर रहा था, गलत अमल कर रहा था। यहां पर दिमागी नफसानी तौर पे वो बुरा सोच रहा है, वो डरता है, दहशत में रहता है और लोगों से दूर जाता है, तन्हाई में रहना पसंद करता है और उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा पेशेंट अपने आप को लोगों के बीच में या एक आम जगह पे सेफ नहीं मानता है, इसलिए वो एक अलग जगह में और ऐसी जगहों पे रहता है जहाँ की वो अपने आप को सेफ समझ सके। ये उसके फिक्र का बिगाड़ है। तो
इसका जो गुमान और फिक्र में जो फितूर पैदा हो गया है, जो खलल पैदा हो गया है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। हालांकि इस फ़िलासफ़ी को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस नज़रिए को समझेंगे तो इलाज करना बहुत आसान हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर जो हम इलाज करते हैं इस चीज़ का, वो बेसिक और बुनियादी करते हैं, और अगर आप उस तरह से इलाज करते हैं कि वो खिल्त कोई सी भी हो, कोई भी पेशेंट हो, हर मरीज़ के लिए आप इस तरह की दवा देते हैं। अगर जो सेडेटिव्स हैं या एंग्ज़ायटिक्स हैं या एंटी डिप्रेसेंट्स हैं या ऐसी ही जो दवा जो ब्रेन को के इस तरह के स्टिमुलेशंस को सबसाइड करती हैं, सप्रेस करती हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आपके स्विच बोर्ड में किसी एक स्विच में ख़राबी आई है और आप बाहर से पूरी उसका जो भी एमसीबी है, जो वहाँ से कनेक्शन आ रहा है, उसको ही ऑफ कर देते हैं, ताकि लेकिन फिर दूसरी जगह की भी लाइट चली जाती है उस पर। तो हमें जो जिस खिल्त का मरीज़ है उस खिल्त के हिसाब की दवा देते हैं, तो वो इलाज आसानी से होता है। तो वैसे तो इसकी अलामात के बारे में काफ़ी बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम फाइनली एक बार अगर यूनानी नज़रिए से इसकी अलामात की बात करें, तो हम ये देखेंगे कि जब किसी शख्स को ओसीडी सौदा की वजह से होता है, तो वो बहुत ज़्यादा सोच व फिक्र करता है, गमगीन रहता है, उदास रहता है, परेशान रहता है और अकेले रहना पसंद करता है, सौदा की वजह से अगर है तो। दूसरी तरफ अगर खून के गलबे की वजह से, एहतराक की वजह से हुआ है, तो वो शख्स इतना परेशान नहीं होता, वो बल्कि किसी हद तक खुश रहता है, उन सारे कामों को बार बार करता है, उसके चेहरे पे चमक होती है और हिस्ट्री से भी पता लग सकता है, और वो कंपैरेटिवली खुश रहता है, दमवी मिजाज का आदमी उस तरह से। चाहे वो ऑब्सेशन है उसके अंदर, वो बार बार हाथ धो रहा है, बार बार नमाज पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है, वर्शिप कर रहा है, बार बार कोई ऐसे काम कर रहा है, लेकिन वो उदास और गमगीन नहीं है। लेकिन ये चीज़ जब सफरावी मिजाज के में होगी, तो वो बेकार की बातें करेगा, बेअक्ली की बातें करेगा और चीखेगा, चिल्लाएगा, कभी कभी रोने भी लग सकता है, और इस तरह एंग्जाइटी उसको रहेगी। देखिए, सौदा के साथ डिप्रेशन का ताल्लुक है और एंग्जाइटी का ताल्लुक सफरा से है। तो जब सफरावी मिजाज की होगा तो यहाँ एंग्जाइटी पाई जाएगी, सौदा वाले को होगा तो वहाँ डिप्रेशन पाया जाएगा। अब बलगमी मर्ज में मिजाज के आदमी को अगर ये बीमारी बलगम की एहतराक की वजह से होती है, तो वो जो मरीज है वो सुस्त रहेगा, काहिल, इनएक्टिव, ज़्यादातर वो काम करना नहीं पसंद करेगा, वो पड़े रहना पसंद करेगा, चाहे इन्हीं सारी कामों को करेगा लेकिन वो बड़ी सुस्ती के साथ काम करेगा। तो ये कुछ बातें हैं। हालांकि इसके अलावा जो हमारे मिजाज को जानने के लिए जो बातें हैं उसके ज़रिए भी हम मिजाज को जानते हैं, लेकिन ये कुछ अलामात होती हैं जो भी हमें इशारा कर देती हैं कि मरीज़ को किस मिजाज या किस खिल्त की बिगाड़ की वजह से ये हुआ है, तो इलाज करने में आसानी होती है। लेकिन फिर भी हम जब इस तरह के ओसीडी के मरीज़ का इलाज करते हैं तो उसका मिजाज पूरी तरह से जानते हैं, क्योंकि यूनानी नज़रिए से, जैसा कि मैं बहुत बार कह चुका हूँ, ज़रूरी है कि हम मिजाज को जानें, क्योंकि दवाओं का भी मिजाज होता है और दवाएँ तभी काम करेंगी जब उसके मिजाज के मुताबिक दी जाएंगी। तो इस तरह से एक रिपोर्ट अभी मैं पढ़ रहा था कि 10 लाख के आसपास हर साल ओसीडी के मरीज दुनिया में नए पैदा हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये इस दौर में दिमागी मर्ज बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हालांकि अगर मैं इसको थोड़ा सा बहुत ही आसान सा करूं तो हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ कमोबेश तकरीबन हर शख्स में पाई जाती है। पूरी तरह से परफेक्ट बहुत कम लोग मिलेंगे, बहुत कम लोग मिलेंगे। लेकिन ये होता है कि जब वही काम कोई शख्स एक बार या 2 बार करता है और ध्यान से करता है, तो ये बात एहतियात कहलाती है, कॉशियसनेस कहलाती है, सतर्कता कहलाती है। लेकिन जब आप किसी काम को बार बार करते हैं, ज़्यादा करते हैं, बिला वजह करते हैं, तो ये फिर ओसीडी कहलाती है। तो इसी तरह से हर शख्स में किसी न किसी बात को कुछ न कुछ इस तरह से ज़्यादा करने के बारे में कुछ थोड़ा बहुत एक अंश पाया जाता है इस प्रॉब्लम का। लेकिन वो बहरहाल मर्ज़ की डेफिनेशन में या मर्ज़ की जो एक हद है उसके अंदर नहीं आता है, इसलिए चलता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे जो केसेस हैं अनडायग्नोस्ड रहते हैं, इसी वजह से कि वो इस चीज़ को मर्ज़ नहीं समझते या उस चीज़ के हैबिचुअल हो गए हैं, घर वाले भी, आसपास भी, रिश्तेदार भी, दोस्त भी, तमाम अहबाब।
तो फाइनली हम ये कह सकते हैं, फाइनली हम इसको एक कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको हम जब यूनानी में समझते हैं और ट्रीट करते हैं तो इसको मालिकोलिया के तहत काम करते हैं। आज ये अच्छी बात भी है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है कि वो थोड़े थोड़े सिम्टम्स को लेकर, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के और एक अलग अलग मर्ज बना दिया गया है, तो लोग एक ही चीज़ को लेकर के और फिर वो वही रटते रहते हैं कि ये हुआ है। हालांकि ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना और क्लासिफाई करना अच्छी बात है, लेकिन बेसिक्स को अगर हम देखें, बेसिक वजह को देखें, तो हमको वहीं जाना पड़ेगा, वहीं से समझते हुए आना पड़ेगा, तब हम इसको पूरी तरह से ट्रीट कर पाते हैं। तो बहरहाल हमें इससे कोई बहस नहीं है और कोई मतलब भी नहीं है कि कोई दूसरी पैथी मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या समझता है, क्या नज़रिया है। हम उसके जो भी रिसर्चेस हैं, जो भी उसके अंडरस्टैंडिंग्स हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं। हम अपनी चीज़ को कंपेयर करते हैं और बल्कि हमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा होता है, फ़ख्र पैदा होता है, अच्छा लगता है कि हाँ, जो कुछ भी हम यूनानी नज़रिया रखते हैं वो सही है और बल्कि वो एक तरह से साबित होता है। प्रॉब्लम यही आती है कि आज तक यूनानी में जो काम होता रहा है उसको आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से जो काम होता है मुतज़ाद, यानी कि एक तरह से कंट्रोवर्सी, कंट्राडिक्टरी के तरह से देखा गया है, मुखालिफत के तौर पे देखा गया है, उसको फ्रेंडली नहीं बनाया गया है, उसको कंपेयर नहीं किया गया है कि हाँ, इसी बात को आपने ऐसे समझा है, मैंने इसको ऐसे समझा है, तो देखिए आप जो समझ रहे हैं वही मैं समझ रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा सा आपके कहने का फ़र्क है, थोड़ा मेरे कहने का फ़र्क है, लेकिन बात वही है। तो ओसीडी का मरीज़, चाहे हिंदी में बोला जाए, अंग्रेजी में, उर्दू, अरबी, फारसी किसी ज़ुबान में बोला जाए, ओसीडी का मरीज़ ही रहता है और उसकी दवाएं भी वही रहेंगी। तो इस तरह से अगर हम, जो बहुत से मैं देखता हूँ कि इस सिस्टम के खिलाफ और उसकी मुखालफत करने में ही अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सिस्टम की जितनी भी रिसर्चेस हैं, जो बात है, उसकी अच्छाइयों को लीजिए, उससे फ़ायदा उठाइए, उसकी अंडरस्टैंडिंग को जानिए, समझिए। जो काम हो रहा है दकियानोसी ठीक नहीं है। और मैं बहुत बार कह चुका हूँ, आज एक बार फिर से कहूँगा कि मेडिकल साइंस को मजहब मत बनाइए, इसको मजहब की तरह से स्टबर्न, स्ट्रिक्ट वो मत होइए कि मजहब में कोई चेंज नहीं हो सकता, कोई तब्दीली नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकती। ये इंसानी इल्म है, इसमें तब्दीलियाँ होती रही हैं, होती रहेंगी। मजहब खुदाई इल्म है, खुदा की देन है, खुदाई दीन है, उसमें ऊपर वाले ने जो कहा है वो अटल है, उसमें कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। इसलिए किसी भी साइंस को, दुनियावी इल्म को मजहब मत बनाइए, मजहब की तरह से उस पर अड़िग होकर के चिपक जाना कि इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, कोई चेंज नहीं हो सकती, जो है ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी तरह से देख लें, कहीं किसी भी फील्ड में देख लें, तब्दीलियां होती रही हैं और तभी आप तरक्की करते हैं, तभी आप एडवांस होते हैं, तभी आप आगे बढ़ते हैं। और अगर आप वही चीज़, वही समझ रखते हैं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि तगय्युर, क्योंकि तगय्युर जो चेंजेस हैं वो मिजाज ज़माना है, ज़माने का मिजाज तगय्युर है, ज़माना बदलता है, हर चीज़ बदलती है हर दौर में। आप ज़रा हिस्ट्री को देखिए, हर चीज़ में। बहरहाल बहस लंबी हो जाएगी, फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।